एवं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने की अपील। गोमती नगर में आयोजित कार्यशाला में खुलकर की पैरवी। कहा, जैविक खेती करने से होगा किसानों को लाभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होने पर राजनीति जोरों पर। सत्ता और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी। वहीं सदन में भाजपा विधायकों की कार्यवाही के दौरान वीडियो गेम खेलने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक सुधार के लिए मैप माई इंडिया और पुलिस के बीच एमओयू। दोनों मिलकर करेंगे ट्रैफिक सुधार का काम। ऐप के जरिए मिलेगी जाम और सड़क हादसों की जानकारी। उत्तर प्रदेश में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई के 6 सदस्य और गिरफ्तार। पेनड्राइव से मिले आतंकी सबूत। टेरर फंडिंग के भी लगातार मिल रहे सबूत। शारदीय नवरात्रों की तैयारी शुरू। वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। तो विंध्याचल धाम में पहली बार विदेशी फूलों से होगी सजावट। पहले नवरात्रों को होगी घट स्थापना। अब खबरें विस्तार से। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक विद्या पर जोर देने के क्रम में अब गौ आधारित कृषि को भी जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में गौ आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की इस कार्यशाला का आयोजन का जुपिटर हॉल में किया गया। इसमें 1000 किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हुए। इधर कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गौ आधारित प्राकृतिक खेती का विद्या को उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री योगी ने गौ आधारित कृषि को अपनाने पर जोर दिया। आजकल हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक प्रचार शुरू किया है। मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान 60 के दशक में जब भारत विदेशों से अनाज मंगाता था, हरित क्रांति के द्वारा इन लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की। पूरा देश इनका आभारी है। लेकिन जिस दिशा में अब हम निरंतर बढ़ रहे हैं, अब यूं ही बढ़ते रहे तो खतरे से खाली भी नहीं। आज हमने बदलना पड़ेगा। और ये उदाहरण आजकल क्या दे रहे वो भी ध्यान करो कि श्रीलंका ने जैविक खेती शुरू की, भूखे मर रहे हैं। श्रीलंका ने जैविक खेती की, भूखे मर रहे हैं। ये आचार्य जी वाली खेती करी तो यही हालत इस देश का होगा। ये भी दिमाग में है कि नहीं बात? ये भी है ना। अब इन दोनों का समाधान आपके ध्यान में, दोनों का समाधान। मैं जिस खेती की चर्चा करता हूं वो जैविक खेती नहीं है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। श्रीलंका में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, पहला तो वहां की सरकार के पैसे खत्म हो गए थे। यूरिया डीएपी मंगाने की ताकत नहीं बची। आनन फानन में लोगों को कहा गोबर वाली खेती शुरू कर दो, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। भारत की आस्था और धरती माता को बचाने के इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं और लगातार उनका सानिध्य पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी किसी बड़ी दूसरी कार्यशाला में मेरा उनके साथ एक साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस धरती माता को
बचाने, गौ माता की रक्षा के लिए आग्रही आप सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं आचार्य देवव्रत जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं, भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से है, जहां विंध्याचल धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्यवासिनी का श्री सूक्त के मंत्रों के बीच पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने विंध्य कॉरिडोर के निर्माणाधीन खंभों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश भी दिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर विंध्य कॉरिडोर की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहली बार विदेशी फूलों से सजावट की जाएगी। थाईलैंड की जमीन पर उत्पादित एथीनियम आर्गेट, जेजी के साथ गुलाब, लिली और गुलाब दावदी फूलों से मां का धाम सजाया जाएगा और माता का धाम नवरात्रि भर फूलों की महक से महकेगा। वहीं 26 सितंबर से आरंभ हो रहे नवरात्रि मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। माता के धाम को पहली बार विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए थाईलैंड के साथ ही देश के अन्य हिस्सों से आकर्षक मनोहारी फूलों को मंगाया गया है। कोलकाता से आए कारीगर धाम परिसर में फूलों को सजोने और सजावट में लगे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल जी पंचायत अध्यक्ष, आपने 2 मास्टर डिग्री बड़ी हो जाती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना के तहत यहाँ पर हमारे मिर्ज़ापुर का जो भी प्राचीन उद्योग है, जो प्राचीन कलाएं हैं, जैसे चुनार की हमारी मिट्टी के बर्तन है, मिर्ज़ापुर शहर के पीतल के बर्तन है, यहाँ की हस्त निर्मित कालीन और दरिया हैं, यहाँ के बलुआ पत्थर पर की गई कारीगरी है, लकड़ी के खिलौने हैं, ऐसे तमाम उत्पादों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। पति मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्री बिंद पंडा समाज। ये फूल सज रहा है, क्या है ये फूल? क्या ये माई के दरबार में पहली बार कोई भक्त ने इतना बड़ा फूल का व्यवस्था किया है विदेशी फूलों से। माई का चारों वाटी का श्रृंगार में, यहाँ भी काली खो में, अष्टभुजा जी में भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे ऐसे भक्त और लोग आए जो भगवती के श्रृंगार पूजा इत्यादि चीज में सहयोग करें। आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विदेशी फूल पहली बार मां विंध्यवासिनी के दरबार में जो मंदिर को सजावट में काम कर रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर उनका आरोप है कि सरकार अपने किए वादों को पूरा करती नजर नहीं आ रही है। साथ ही भेदभाव की राजनीति का आरोप भी लगाया। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी ने इसका जवाब दिया। निशाना साधना है तो उनको विधानसभा सत्र में आना चाहिए, विधानसभा सत्र में बोलना चाहिए और जो विषय उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है उस पर बहस करना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में तो विधानसभा का सदन बना ही इसलिए है कि जनता के मुद्दों पर सदन में आकर जनता की आवाज़ को उठाया जाए। लोकतंत्र में यही एक तरीका है और मुझे लगता है इस तरीके को अपनाने के बजाय अगर अखिलेश यादव जी केवल मीडिया में अपनी फोटो छपवाने के लिए सड़क पर घूमेंगे, आएंगे, जाएंगे, इससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्हें जनता की समस्याओं को विधानसभा के सत्र में आकर उपस्थित रहकर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातों को कहना पड़ेगा।
इधर विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही किसानों की उम्मीदों पर आखिर सरकार कितना खरी उतरती नजर आएगी, इन्हीं सब बातों को लेकर A1 टीवी संवाददाता ने आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ द्विवेदी से की खास बातचीत। जिस तरह से अभी मानसून सत्र विधानसभा में हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल की बात करें अगर आरएलडी की, तो लगातार उस मानसून से पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर आह्वान भी किया, प्रदर्शन भी किया किसानों के हित को लेकर। अब जिस तरह की विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी किसानों के लिए लगातार बात करते हुए आरएलडी नजर आई, लेकिन इसके बाद क्या परिणाम और क्या नतीजा निकला, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ आज सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं, जो कि आरएलडी के नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से विधानसभा में अभी मानसून सत्र चला, उसके बाद लगातार किसानों के हित की बात की जा रही थी, तो कितना लाभान्वित किसान इसके बाद नजर आएंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पर्याय माने जाने वाली पार्टी है। केवल किसानों की बात करते हैं, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। कारण ये है कि किसान में सारी जातियां समाहित हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी किसान हैं और ये देश ही कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, किसानों का नाम तो लेती है, किसानों को बरगला करके उनका वोट तो लेती है, लेकिन किसानों के हित में कोई भी बात इनकी पूरी नहीं होती है। 2014 से अगर ले लिया जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा किया था चुनाव में कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। हुआ ये कि बिजली के बिल बढ़ाते चले गए, खाद के रेट बढ़ाते चले गए, उर्वरक के रेट बढ़ाते चले गए, तो किसान की लागत तो दुगनी हो गई, लेकिन उसकी आमदनी लागत की आधी भी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति है। तो अभी ताज़ा अगर मुद्दा ले लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय संकल्प पत्र में घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा सदन में ही पलट गए कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। उन्होंने एक जुमला और ये तय किया कि हाँ, किसानों से वादा किया कि मुफ्त बिजली दी जाएगी और बाद में हाउस में ही मुकर गए, सदन में ही मुकर गए। तो वादा करके मुकर जाना ये भाजपा की खूबी है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान एक साल तक अनशन करते रहे, धरना दिए, प्रदर्शन किए और जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी कुछ अपने ऊपर झेलते रहे। लगभग 800 किसान अकाल मृत्यु की गाल में समा गए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके प्रति एक संवेदना का शब्द भी नहीं कहा। आदरणीय मोदी जी हों या अन्य कोई प्रतिनिधि हो, किसी ने भी संवेदना नहीं व्यक्त की। तो सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन है, किसान विरोधी है, ये सिद्ध हो चुका है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अगर बात किया जाए तो लगातार कहा जा रहा है किसानों को खेती के लिए जो है वो लोन दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अगर जो कर दिया जाएगा, कर ब्याज की अगर बात किया जाए तो क्या उसमें क्या कोई छूट होगी या माफ़ होगा? अरे मेरे भैया, सरकार सरकारी संसाधन बेचने में लगी है और खुद, चाहे वो जापान से हो चाहे जहाँ से हो, बुलेट ट्रेन के नाम पे कर्जा। अगर ये देखा जाए 2014 से पहले जो आम बच्चा पैदा होने वाला भारत का जो कर्जदार होता था, आज उसका कर्जा 3 गुना हो गया है और आमदनी का पता नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोरोना काल में रोजगार छिन गए हैं। अब सरकारी संसाधन ही बिके जा रहे हैं तो रोजगार का सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ होगा वो बस पूंजीपति करेंगे यहाँ पर, और वो भी पूंजीपति गिने चुने खुले रूप से तो 2 ही हैं, बाकी छुपे रूप से भी 2-4 होंगे। लेकिन जो कुछ भी है गुजरात का है, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ आरएलडी के नेता सुरेंद्र त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, राजनीति है, कहते कुछ है करते कुछ है, किसानों के लेकर लगातार बात करते हैं, लेकिन अगर जब बात किया जाए तो वो बात कहीं ना कहीं अधूरी नजर आती, वो बात पूरी होती हुई नजर नहीं आती। साथ ही साथ उन्होंने निशाना कसते हुए कहा कि जिस तरीके से बात की जाती है, अब जब भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने की बात करती तो रोजगार कहाँ, जब सभी कुछ प्राइवेट करने में जुटी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी किसानों के हित के लिए। स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो चुका है। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष की घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर 2 बीजेपी विधायकों का वीडियो जारी किया है, जिनमें से एक सदन की कार्रवाई के वक्त मोबाइल पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे विधायक तंबाकू खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोबा से भाजपा विधायक का मोबाइल खेलते हुए, झांसी से भाजपा विधायक का तंबाकू खाते हुए वीडियो अब वायरल हो रहा है। बस्ती दौरे पर पहुंचे अपना दल सोनेलाल के कार्यवाहक अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पार्टी की ओर से अटल बिहारी प्रेक्षागृह में उनके सम्मान में समारोह का भी आयोजन किया गया और भारी मात्रा में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ जोन प्रभारी संजय सिंह पगार ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ने आने वाले समय में प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी नेता अनुप्रिया पटेल को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में पार्टी अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। पूरा हो रहा है, उसी क्रम में मैं आज बस्ती आया हूँ। बस्ती में आप कार्यकर्ताओं का उत्साह देख ही रहे हैं, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि बस्ती मंडल इस कार्यकर्ता अभियान में सभी मंडल में सबसे आगे है। देखिए, सरकार जनता के हित के लिए हमेशा काम करती है और जनता के हित का सबसे बेहतरीन प्रयास तो सरकार हमेशा करती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की सरकार है, जितना हित जनता का इस डबल इंजन की सरकार ने किया, पूर्ववर्ती सरकारों से आप स्वयं तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए नया प्रयोग किया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और माई इंडिया मैप के बीच एमओयू हुआ। इसमें एक ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया मिलकर कार्य करेगा। ऐप के जरिए ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों की जानकारी मिल सकेगी। एमओयू के दौरान डीजीपी डीएस चौहान और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी बीते 4 दिनों से लगातार जारी है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में चल रही कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज करते हुए करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के तहत शनिवार को उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी की और पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक मोहम्मद शादाब, अजीज कासमी एसडीपीआई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश विंग का महासचिव था। वहीं 3 अन्य आरोपी मुफ्ती शहजादा, मौलाना साजिद और इस्लाम कासमी, इनमें शामली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। टीम ने कार्रवाई के दौरान गजवाए हिंद से संबंधित साहित्य भी बरामद किया। साथ ही बरामद पेनड्राइव में आईएएस और कश्मीरी मुजाहिद से संबंधित वीडियो पाए गए। साथ ही छापे के दौरान 7 दस्तावेज फाइल, 11 वीडियो, 179 भड़काऊ तस्वीरें और इस्लामिक स्टेट आईएस से संबंधित साहित्य भी बरामद किया गया है। इधर वाराणसी के कगजाकपुरा में भी 2 पीएफआई सदस्यों, जैतपुरा कच्ची बाग निवासी रिजवान और आदमपुर के मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया गया। एटीएस की जांच में पता चला है कि वाराणसी में पीएफआई के कम से कम 23 सक्रिय सदस्य हैं और 100 से अधिक लोग परोक्ष रूप से संगठन से जुड़े हुए हैं। खबर अमरोहा से है, जहां नौगांवा सादात कस्बे में लापता हुआ 2 वर्षीय मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, कस्बे की करबला के पीछे बच्चे का शव बरामद किया गया।
मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई शुरू की। ये करबला नवा सादात है, इसको आप देख रहे हैं, बड़ा प्रांगण है। इसमें सब जारीन जो बाहर से आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पे रात में स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पर एक महिला है, इनका बेटा सुबह मालूम चला 4 बजे की वो उनके पास नहीं है, तो उसका पुलिस टीम द्वारा ढूंढा गया तो खेत में मिला है और उसको तत्काल से मेडिकल परीक्षण के भेजा गया। उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गज और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव और बाहुबली डीपी यादव शनिवार को संभल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सदर कोतवाली क्षेत्र के एकता विहार में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और विधानसभा की आगे की सीट को लेकर भी भतीजे से नाराजगी जाहिर की। निश्चित देखा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में भविष्य में कुछ भी हो सकता है। निश्चित तौर पे जब माननीय शिवपाल जी ने आपसे कहा कि हम दोनों मिलकर के सारे कार्यों को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर से हमारे कैंडिडेट मिलजुल करके हम एक नई तस्वीर बनाना चाहते हैं, नई ताबीर पेश करना चाहते हैं, पब्लिक को जगाना चाहते हैं और एक समता मूलक समाज की रचना करना चाहते हैं। इधर पीएफआई मामले में वाराणसी में गिरफ्तार 2 आरोपियों को शनिवार को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जज अलका की अदालत में पेश किया गया। बता दें कि रिजवान अहमद वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र के कच्ची बाग का रहने वाला है, वहीं मोहम्मद शाहिद आदमपुर क्षेत्र के आलमपुर का रहने वाला है। दोनों को एटीएस की टीम ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। औरैया के सलेमपुर में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने गौकशी कर रहे 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामला फफून थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पुलिस ने गाय के अवशेष बरामद किए, साथ ही संभागना, रूबी और शहनाज को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 4 लोग फरार हो गए। सवेरे थाना फफून के ग्राम सलेमपुर डेरा में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा गौकशी की जा रही है। उसी सूचना पर थाना पुलिस और वहाँ के क्षेत्राधिकारी जो है मौके पर पहुँचे। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों द्वारा जो है वो गौकशी की जा रही थी और मौके से करीब 1 बोरा गौमांस बरामद हुआ है और मौके पर ही वेटनरी डॉक्टर को बुलवाया गया और परीक्षण के लिए जो है मांस को भेजा गया है प्रयोगशाला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।